प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी, आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में मैं आपके साथ राष्ट्र का स्वरूप निबंध पर चर्चा करूंगा, जो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित है। राष्ट्र के स्वरूप की चर्चा करते हुए वे राष्ट्र के लिए किन तत्वों की आवश्यकता है उस पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो अर्थात सबसे पहले एक भूमि होनी चाहिए, उसके बाद उस पर रहने वाले जन, और तीसरा जो है जन की संस्कृति। वे और आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं, भूमि का निर्माण देवों ने किया और वह अनंत काल से है, अनादि है, अनंत है। उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। सिर्फ भूमि को जानना ही नहीं, उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति भी हमें सजग होना जरूरी है, आवश्यक है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है, उसका कोई मूल नहीं होता, उसकी कोई जड़ नहीं होती। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। राष्ट्रीयता का जो भाव है उसकी जड़ें जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा, पल्लवित पुष्पित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। अर्थात हम जहाँ पर रहते हैं, जिस भी देश में रहते हैं, उस भूमि की समग्र जानकारी हमें प्राप्त करनी चाहिए। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी या बड़ी हो, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। पृथ्वी के सांगोपांग अर्थात संपूर्ण अंगों की जानकारी हमें प्राप्त करनी चाहिए। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना चाहिए। अर्थात गांवों में और नगरों में सभी जगह इस तरह के अध्ययन की विशेष सुविधा होनी चाहिए। अध्ययन के विषय क्या होने चाहिए, इसकी संक्षिप्त जानकारी देते हुए लिखते हैं, पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है। अर्थात जलवायु, मौसम, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, शीत, जाड़ा, या जितनी भी ऋतुएं हैं सभी का ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए। स्पष्ट रूप से कहा जाए तो हमारा जीवन जो है प्रकृति से पूर्णतः संबद्ध होना चाहिए। वर्तमान समय में जैसा हम जीवन जी रहे हैं वह पूरी तरह से प्रकृति से कटा हुआ है। हम प्रकृति से दूर होकर, प्रकृति से कटकर जीवन जिए जा रहे हैं। इस तरह का जीवन जो है राष्ट्र का स्वरूप के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल को मान्य नहीं है। इस दृष्टि से देखा जाए तो आज के युग की इस पीढ़ी के लिए यह निबंध बहुत ही उपादेय है, बहुत ही उपयोगी है। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी है, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, इसकी जानकारी भी हमें प्राप्त करनी चाहिए कि पृथ्वी के गर्भ से क्या क्या निकलते हैं। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित
प्रकार की मिट्टियों की देह को सजाया, इसकी भी हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य अर्थात विंध्याचल पर्वत की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उन चिलबटों को जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, अतः हमें उनका ज्ञान होना भी चाहिए। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी पड़ी है, अर्थात समग्र ब्रह्मांड में, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान की पीढ़ी ही नहीं, हमारे देश की पिछले कई दशकों की पीढ़ियां जो है सोई हुई ही थी। विज्ञान और उद्यम अर्थात कुछ करने का उत्साह। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे। वर्तमान समय में कुछ ऐसा ही भाव हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, अर्थात देश के उद्धार में, राष्ट्र के उत्थान में सबका साथ मिलेगा, तभी जो है देश आगे बढ़ पाएगा। इसके बाद में अपनी चर्चा को जारी रख वे जन पर प्रकाश डालते हैं। जन अर्थात जनता, देश की प्रजा। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थ में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि है, पुत्रोहम पृथिव्या है। भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है, अर्थात जिस धरती पर हम रह रहे हैं उसे हमें अपनी माँ मानना चाहिए। इसीलिए आज से लगभग 150 साल पहले आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम का नारा दिया था और यह सर्वविदित सत्य है। इस नारे का प्रभाव देश की स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चला था उसमें सर्वाधिक रहा और वर्तमान समय में इसी नारे को लेकर भी राजनीति हो रही है। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। यह भाव जब सशक्त रूप से जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहाँ यह भाव नहीं, वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। अर्थात हमें हमारी भूमि के साथ, हमारी धरती के साथ हमारे संबंध को चेतनमय अगर बनाना है तो उसे हमें हमारी माता मानना ही होगा। यदि हम इस धरती को अपनी माँ नहीं मानते हैं तो हम सपूत सच्चे पुत्र नहीं या पुत्री नहीं, सच्चे संतान नहीं, हम कपूत है, बुरी संतान है हम। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। नमो मातृ पृथिव्ये, नमो मातृ पृथिव्ये। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। अर्थात जो व्यक्ति, जो मनुष्य जिस भूमि पर, जिस
खंड भूमि के खंड पर जिस देश में रहता है उसे अगर वह अपनी माता नहीं मानता है तो उससे मिलने वाले जो भी सुख साधन हैं उसे प्राप्त करने का उसे कोई अधिकार नहीं होता है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है, इसका कोई कारण नहीं होता। क्रिया और प्रतिक्रिया का संबंध यहाँ पर हम लागू नहीं कर सकते। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधपतन को सूचित करता है। बहुत ही सच्ची बात यहाँ पर कही गई है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर है, उनमें ऊंच नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के हृदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। अर्थात इसमें हम जैसे आदिवासी कहते हैं वे लोग भी आ जाते हैं। वे जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले, अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी वे मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। अर्थात किसी भी भूखंड पर रहने वाले व्यक्तियों की जाति और धर्म को देखकर उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अभेदभाव की स्थिति ही किसी भी राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक होती है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि में जन एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। यहाँ पर एक बात बताई गई है कि समन्वय अर्थात सभी को साथ लेकर चलना, सबके साथ में चलना। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अर्थात वर्तमान समय में प्रधानमंत्री मोदी जी जो बार बार कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, यही बात यहाँ पर भी दोहराई गई है। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सूध हमें लेनी चाहिए। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार राष्ट्र जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादाद में प्राप्त किया। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती है तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। अर्थात यह कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। जन कब तक आते रहेंगे उसकी कोई अंतिम तिथि नहीं है। जिस तरह परमात्मा अनादि अनंत है उसी तरह जन भी अनादि अनंत है। अब इसके बाद चर्चा करते हैं हम संस्कृति की, क्योंकि बिना संस्कृति के मनुष्य नहीं होता। बिना संस्कृति के मनुष्य पशु तुल्य होता है। संस्कृतिहीन मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं होता है। इस पर अपनी बात को जारी रखते हुए निबंधकार बताते हैं, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वह उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। अर्थात जैसे हम सांस लेते और छोड़ते हैं वैसे ही हमारी सभ्यता और संस्कृति है। श्वास प्रश्वास के बिना जीवन नहीं चल सकता, वैसे ही बिना सभ्यता संस्कृति के मानवता आगे नहीं बढ़ सकती। बिना संस्कृति के जन की कल्पना का बंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। वे उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसे शीशहीन धड़ कोई काम का नहीं होता, वैसे ही संस्कृति जो है मानव शरीर का मस्तिष्क या शीश है। इसके बिना मानव शरीर का कोई महत्व नहीं। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। और वे बताते हैं, जीवन के विटप अर्थात वृक्ष का पुष्प संस्कृति है। किसी भी वृक्ष का सौंदर्य उसके पुष्पों से होता है, उसकी उपादेयता पुष्पों से होती है, उसका महत्व उसके पुष्पों से होता है।
तो वैसे ही मनुष्य के जीवन रूपी वृक्ष का पुष्प जो है संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। ज्ञान और कर्म प्रैक्टिकली जो हम करते हैं, ज्ञान क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यह ज्ञान है। और इन दोनों के मिले जुले प्रकाश का नाम ही संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती है, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। हाँ, एक राष्ट्र में भौगोलिक स्थिति के कारण संस्कृतियों में परिवर्तन पाया जाता है, किंतु सहिष्णुता जिसे टॉलरेंस कहते हैं और समन्वय कोऑर्डिनेशन जिसे कहते हैं के चलते संस्कृतियों का जो है संगम होता है, टकराव नहीं। और जिस संस्कृति की नींव में मानव का कल्याण हो, वह संस्कृति या ऐसी संस्कृतियां कभी दूसरी ऐसे ही भावों वाली संस्कृतियों से नहीं टकराती है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती है। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। राष्ट्र ही नहीं, हमें समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार में भी सही रूप से शांतिपूर्वक अगर रहना है तो वहाँ पर भी हमें समन्वय की आवश्यकता होगी। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि में उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विचित्र जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। और हम हमारी भारत भूमि पर यह विशेषता सदियों से देखते आ रहे हैं। गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्ति हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ रखना नहीं चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। और हमारे यहाँ पर देखिए परंपराओं में सुधार की भी गुंजाइश है। समय समय पर जो है परंपराओं का नवीनीकरण किया गया है। परंपराएं हमारे यहाँ पर जब भी स्थूल या रूढ़ होती गई, फिर से किसी न किसी महानुभाव ने आकर उन्हें जो है संशोधित कर फिर से उन्हें चलायमान किया है। इसलिए परंपराएं हमारी आज भी सजीव है, निर्जीव होकर हम पर भार बनकर वे नहीं चल रही है। और यही कारण है कि हमारा राष्ट्र जो है इतनी सदियों के बाद भी जो है बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। और इस तरह के विषय को उठाकर लिखने वाले लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल
का हम आभार व्यक्त करते हैं और इस निबंध को हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ने के लिए पाठ्यक्रम निर्माण समिति को भी जो है हम साधुवाद देते हैं। धन्यवाद। और आज की कक्षा को हम यहाँ समाप्त करते हैं।